कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको इस कोशिका क्लास में पिछले क्लास में बताया था केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बारे में। वहीं से आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। गुण सूत्र जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोसोम। आज हम लोग गुणसूत्र और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर गुणसूत्र होता क्या है और क्रोमोसोम होता क्या है। जो एक गुणसूत्र होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या हमारा ये कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या बहुत सारा अंग पाया जाता है, जैसे सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहीं पर हमारा ये हो जाएगा केंद्रक। मैं यहाँ पर केंद्रक को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। क्या हो गया, हमारा केंद्रक हो गया। तब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव। और जो केंद्रक द्रव होता है इसी के अंदर में पाया जाता है गुणसूत्र। इसके अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। फिर इसे आगे लिखेंगे, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्डेयर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1882 ईस्वी में। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वाल्डेयर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1882 ईस्वी में। जो ये मानव होता है, मानव के अंदर, जो हम लोग मनुष्य होते हैं, मानव के अंदर 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो क्या है, मानव के अंदर 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। यहीं पर गुणसूत्र को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में, 3 भाग में। तो पहले वाला जो गुणसूत्र का ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलेंगे सेटेलाइट। और वही जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमर। और वही जो सबसे नीचे वाला भाग होता है गुणसूत्र का उसे हम लोग बोलेंगे टेलोमर। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट तथा मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर और निचले वाले भाग को टेलोमर कहेंगे। गुणसूत्र के ऊपर वाले भाग को सेटेलाइट और मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर और वही नीचे वाले भाग को टेलोमर कहेंगे। आप इसे आप याद कैसे करेंगे, वो आपको एक ट्रिक बताता है जिससे आपको क्या, इनका जो तीनों भाग है वो आपको याद रहेगा। जैसे कि जो हमारा सेटेलाइट होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है कि जो गुणसूत्र का जो ऊपर वाले भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेटेलाइट। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जो सेटेलाइट हमारा होता है वो हमेशा आकाश मतलब ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है, हमारे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। जो हमारे अंतरिक्ष होते हैं वो हमसे ऊपर होते हैं।
तो हम इसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा जो सैटेलाइट होता है वो आकाश में छुआ जाता है, आसमान में छुआ जाता है। तो इन्हीं बातों से हम याद कर सकते हैं जो गुणसूत्र का जो ऊपर वाला भाग होता है वो सैटेलाइट होता है, वही जो इसका मध्य वाला भाग हो गया उसे हम बोलेंगे सेंट्रोमर। अब इसे कैसे याद करेंगे, जो क्या है गुणसूत्र हो गया, मान हमारा क्या गुणसूत्र हो गया, तो इसके मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमर, सेंट्रोमर बोलेंगे। तो जो बीच सेंट्रोमर से हम याद करेंगे, जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग को बोलते हैं सेंटर। तो हम सेंटर से याद करेंगे जो गुणसूत्र का जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम बोलेंगे सेंट्रोमर, क्योंकि जो बीच में पाया जाता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। वहीं इसका जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेलोमर। तो आप देखे होंगे कि कोई भी जानवर होता है, कोई भी जानवर होता है उससे आप देखेंगे जो उसका पूंछ होता है ना वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। अब पूंछ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि जो टेल से हम क्या कहते हैं, टेलोमर, क्योंकि पूंछ कहाँ होता है, नीचे की तरफ, और टेलोमर का है गुणसूत्र का नीचे वाले हिस्सा को हम लोग टेलोमर बोलते हैं। तो हम यहाँ से याद कर लेंगे सैटेलाइट हमारा ऊपर उड़ता है तो गुणसूत्र के ऊपर वाला भाग सैटेलाइट, सेंट्रोमर बीच में होता है, मतलब हम कैसे याद करेंगे कि सैटेलाइट हमारा क्या होता है, अंतरिक्ष मतलब ऊपर की तरफ उड़ता है। तो इससे हम याद रख लेंगे कि जो गुणसूत्र का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहेंगे सैटेलाइट, और वहीं जो जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे कि जो गुणसूत्र का मध्य वाला भाग होता है उसे हम सेंट्रोमर बोलते हैं, और वही हम जो गुणसूत्र का नीचे वाला भाग होता है उसे लोग टेलोमर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पूंछ हमेशा नीचे की तरफ होता है और पूंछ को हम लोग इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम पॉइंट और लिखेंगे, कोशिका के मध्य एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अरान कहते हैं, अरान कहते हैं। कोशिका के मध्य एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग अरान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, जो हमारे कोशिका द्रव हो गया इसमें और क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र की खोज किसने किया है, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया, कब, 1882 ईस्वी को। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग को, गुणसूत्र के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर, और वही नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, टेलोमर। अब कोशिका के मध्य जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है उसे हम लोग अरान बोलते हैं। तब इसे नोट कर ले या इसे स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे जो ये गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, और जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन के अंदर माता पिता का आनुवांशिक गुण पाया जाता है, आनुवांशिक गुण पाया जाता है। क्या कि जो हमारा गुणसूत्र होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, और जीन के अंदर आनुवांशिक गुण पाया जाता है। आनुवांशिक गुण कहने का मतलब हमारे माता पिता का जो लक्षण होगा वो लक्षण हमारे अंदर आता है। तो वो सारी जानकारी किसमें पाया जाता है, हमारे जीन के अंदर पाया जाता है। अगर हमारे माता पिता गुस्सैल है तो हम भी थोड़ा गुस्सैल होंगे, अगर हमारे माता पिता क्या है, नॉर्मल स्वभाव क्या है, तो हम लोग भी नॉर्मल स्वभाव, उसके अंदर जैसे स्वभाव गुण रहेगा, जो अनुवांशिक गुण उसके अंदर रहेगा, वो अनुवांशिक गुण हमारे अंदर पाया जाता है। तो वो गुण कहाँ पर पाया जाता है, इसमें जीन के अंदर पाया जाता है। और जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए के अंदर, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर, और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है,
हमारे केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, गुणसूत्र के बारे में। ऐसे ही हम आपको कुछ जीव के गुणसूत्र का नाम लिख दे रहे हैं, जिसे आप क्या करें, याद कर लें। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जीवाणु। जीवाणु का गुणसूत्र होता है एक। सॉरी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जीव, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या। जैसे यहाँ पर हो जाएगा पहला जीवाणु, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा एक। वही मच्छर, मच्छर के अंदर गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 6। यहीं पर घरेलू मक्खी, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 12। वही हमारा हो जाएगा मटर, मटर के अंदर गुणसूत्र की संख्या 14 पाई जाती है। वही हमारा हो जाएगा प्याज, प्याज के अंदर गुणसूत्र की संख्या 16 पाई जाती है। वही नींबू, नींबू हो जाएगा, अगर छोटा वाला नींबू है तो उसके अंदर 18, अगर वही बड़ा वाला नींबू रहेगा तो उसके अंदर 36। नींबू 12 है तो उसके अंदर गुणसूत्र 36 पाया जाएगा। यहीं पर फिर आगे लिख दे रहा है, मानव के अंदर कितने जोड़ा पाया जाता है, 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। यहाँ पर 46 लिख देंगे। वही मानव हो गया चिंपांजी, चिंपांजी के अंदर 48 पाया जाता है। प्याज, प्याज के अंदर 48 पाया जाता है। कबूतर, कबूतर के अंदर 80 पाया जाता है। कुत्ता, कुत्ता के अंदर 78 पाया जाता है। सॉरी, यहाँ प्याज नहीं, यहाँ आलू हो जाएगा, आलू। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, जीव, ये हमारे क्या, कुछ जीव के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसे क्या करें, याद कर लें। वहीं पर यहाँ पर लिख देंगे तंबाकू के अंदर भी 48 गुणसूत्र पाया जाता है। ये क्या है, कुछ जीव है और उसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, और जो मानव होता है, जो हम लोग होते हैं, हम लोग के अंदर 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। या जोड़ा में रहेगा, जोड़ा में बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे 23 जोड़ा, और इसे जोड़ा में नहीं बोलना है तो हम लोग बोलेंगे 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो इसे अभी क्या करें, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। केंद्रक के बाद कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसके, केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार का होता है। पहला होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होगा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसे कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका। ये कोशिका ज्यादा विकसित नहीं होता है। ये कोशिका ज्यादा विकसित नहीं होता है। ये कोशिका ज्यादा विकसित नहीं होता है। इसमें कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली तथा 70S राइबोसोम पाया जाता है। तथा शेष अंगों की अभाव होती है। तथा शेष अंगों की अभाव होती है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये काम इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, मतलब शुरुआत कोशिका। एक कोशिका उतना विकसित नहीं होता है, ठीक है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, अब मात्र कोशिका झिल्ली पाया जाता है। बाकी बात इसके अंदर के सारे अंग नहीं पाए जाते। कोशिका के अंदर बस यही दो अंग पाए जाते हैं। यह कोशिका एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, या जिसे हम नगर नाक से नहीं देख सकते उसमें पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, विकसित कोशिका नहीं होता, इसमें कोशिका के बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारे किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हल्का होता है, या जिसे हम नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें इसमें क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है और इसे कम प्रोटीन की जरूरत होती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार के जीव को हम नगन आंख से नहीं देख सकते, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहीं पर दूसरा इसका प्रकार होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें लिखेंगे इसके अंदर सारे अंग पाए जाते हैं तथा ये विकसित कोशिका होती है। विकसित कोशिका होती है, या क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका हो। क्या होता है? इसके अंदर सारे अंग पाए जाते हैं और ये विकसित कोशिका होती है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यह प्रारंभिक कोशिका होते हैं, यह अविकसित होती है। प्लस में इसमें कोशिका के सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कोशिका झिल्ली और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्या है? इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा जीव होता है और उसे प्रोटीन की कम जरूरत होती है। और जो हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम लोग भी आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव सारे इसमें आते हैं। ऐसे क्या है? इससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है क्योंकि ये भारी जीव होते हैं, इसलिए इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो हमारा क्या था? रचना केंद्र के आधार पर कोशिका के दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाने। अब इन दोनों के अंतर के बारे में हम जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जानना है। ठीक,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन कर देते हैं, इधर लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर लिख देते यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसे इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसे हम लोग यूकैरियोटिक को कहेंगे, इसे वास्तविक कोशिका कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होगा इसके अंतर्गत माइक्रो प्लाज्मा कवक और नील हरित शैवाल आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, माइक्रोप्लाज्मा कवक और नील हरित शैवाल आते हैं। वहीं इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। ये कवक और नील हरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। वहीं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। क्या होगा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी पाया जाता है। वहीं इसमें लिखेंगे, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। वही हम इसमें आगे लिखेंगे, इसमें श्वसन की क्रिया जीव द्रव में होता है। वही पर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें श्वसन की क्रिया माइक्रो
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये प्रारंभिक कोशिका होता है और इसके अंतर्गत नीलहरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा कवक या जो जीव, वो भी जीव जिसे हम नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सभी इसमें आता है। ठीक, ये क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंतर्गत हमारे जितने जीव जंतु पेड़ पौधा होता है जिसे हम देख सकते हैं वो सब क्या होता है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वही जो ये होते हैं इनके अंतर्गत क्या होता है, लाइसोस, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और नहीं गोल्गी बॉडी पाया जाता है। जो हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कोशिका के सारे अंग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। वही जो हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंतर्गत 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे कम प्रोटीन की जरूरत होती है। और जो इसके जो था यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंतर्गत 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारी जीव होते हैं और इन्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। जो हमारा होता है इसमें श्वसन क्रिया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंदर श्वसन क्रिया जीव द्रव होता है। जीव द्रव मतलब जैसे क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका हो गया, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। तो जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंदर जो श्वसन क्रिया होता है जीव द्रव के अंदर होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंतर्गत श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, उसमें श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से क्या बनता है, हमें 38 एटीपी का निर्माण होता है और उसे क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बता दिया था। ठीक है, तो इसमें श्वसन क्रिया कहाँ होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव के अंदर। इसके अंदर कोशिका अंग नहीं पाया जाता क्योंकि ये छोटा जीव होता है और इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। मगर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये विकसित कोशिका होता है और प्लस में भारी होते हैं, इसलिए इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार में अंतर। तो पहला हमारा है पादप कोशिका, यहाँ लिख देंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। बीच में लाइनिंग दे देंगे, इधर लिख देते पादप, इधर जंतु। ठीक है, हमारे इधर पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिका। तो पहले हम लोग लिखेंगे पादप कोशिका का आकार कोशिका का आकार 12 होता है। जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। कोशिका का आकार छोटा छोटा आता है। यही लिखेंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका चौकोर होता है। चौकोर होता है। वहीं जंतु कोशिका गोलाकार होता है। जंतु कोशिका गोलाकार होता है। यहाँ पर लिखेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में
कोशिका भित्ति पाई जाती है, वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहीं पे लिखेंगे पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। वही लिखेंगे इसमें जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लिखेंगे पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है। वही लिखेंगे जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है। वहीं इसमें लिखेंगे पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। यहीं लिखेंगे जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। ये क्या हो गया? हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर हो गया। ठीक है, जो पादप कोशिका होता है इसका आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका का छोटा होता है। वही जो होता है पादप कोशिका का वो आकार चौकोर होता है, जिसमें इस चौकोर टाइप का उसका आकार कैसा होता है? चौकोर टाइप का उसका आकार होता है, उसका आकार ऐसे चौकोर टाइप का। वही जो जंतु कोशिका उसका आकार ऐसा गोल आकार का होता है। तब पादप कोशिका का कैसा होता है? चौकोर टाइप का होता है। वही जो जंतु कोशिका होता है उसका आकार गोलाकार का होता है। वही जो होता है पादप कोशिका, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो हमारे जंतु कोशिका होता है इसके अंतर्गत लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या रहता है? कोशिका को नष्ट करना, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। वही जो होता है पादप कोशिका, इसके जो राजधानी होता है इसके अंदर राजधानी बड़ी होती है, और जो इसके जंतु कोशिका होता है इसके अंदर राजधानी छोटी होती है। क्यों? राजधानी का काम होता है पानी को स्टोर करके रखना, पानी को जमा करके रखना। तो जो पेड़ पौधा होता है इन्हें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए पानी को स्टोर ज्यादा करके रखेगा। और जो जंतु कोशिका होता है इसे पानी आवश्यकता कम होती है, इसलिए इसका जो राजधानी होता है छोटा होता है, ये पानी को कम स्टोर कर रखेगा। जो पेड़ पौधा होता है इसमें राजधानी बड़ा होता है और वो पानी को ज्यादा स्टोर करके रखता है। वही जो होता है इसके अंतर्गत जो पादप कोशिका होता है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है। और जो पादप कोशिका होता है इसके अंतर्गत लवक पाया जाता है। क्या? लवक, इसके अंतर्गत लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। जो लवक का काम होता है वो पौधों को रंग प्रदान करता है, फल को रंग प्रदान करता है, फूल को रंग प्रदान करता है। ये काम किसका होता है? लवक का। तो इसलिए पौधे में लवक पाया जाता है, इस जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। तो हमारा था पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। हमारे यहाँ पर कोशिका का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। हमने कोशिका का जो 9th क्लास का जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पूरा देख लिया है। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे
थोड़ा शेयर कर दे ताकि जिसको भी मेरा अगर आपको अच्छा लगा ताकि दूसरे तक शेयर कर दे ताकि वो भी इस क्लास को अच्छा से पढ़ सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।